हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने लॉक का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था। उसके बाद उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या थी, उनके मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार थे, जिसमें हमने देखा था कि मानव स्वभाव का उन्होंने अच्छाई वाला पक्ष देखा था, बुराई वाला नहीं। वे मानते थे कि मानव स्वभाव से सहयोगी, दानी, परोपकारी और सबकी सहायता करने वाला होता है। मानव में विवेक होता है। उन्होंने विश्वास किया था कि मानव में विवेक है, वो रेशनल प्राणी है, वो सामाजिक प्राणी है, वो जानता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे रहते हैं। तो ये सब उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में अपने विचार दिए थे। उसके बाद देखा कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बातें कही। तो उनकी प्राकृतिक अवस्था भी होब्स की विपरीत, जैसे होब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है, सब शक्ति में समान है सारे मनुष्य, तो सबका सबके विरुद्ध युद्ध का माहौल बना रहता है, क्योंकि उन्होंने मानव के बुरे पक्ष को देखा था। जबकि लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था है, सब अपने अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये उनका प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में विचार थे। उसके बाद देखा कि उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था। सामाजिक समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार थे उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको लागू करने के लिए और न मानने पर दंड देने के लिए ऐसी कोई सर्वोच्च शक्ति वहाँ पर विद्यमान नहीं थी जो सारे जो मानव हैं उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक समझौता करके राज्य व सरकार दो पक्षों का निर्माण किया। वे कहते हैं कि सरकार के ऊपर है समुदाय, समुदाय सर्वोच्च है। उसके बाद ये थी उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत। उसके बाद हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि उनके विचारों में व्यक्तिवाद हमें कहाँ दिखता है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि व्यक्ति को एट मोस्ट इम्पोर्टेंस देना, व्यक्ति को साध्य मानना और राज्य सरकार जो ऐसी चीज़ें हैं उनको व्यक्ति के कल्याण के लिए या व्यक्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साधन मात्र मानना। व्यक्तिवाद में व्यक्ति को एम माना जाता है, व्यक्ति को सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु, कोई भी थिंकर है उसके विचारों का केंद्र बिंदु अगर व्यक्ति है तो वहाँ पर हमें व्यक्तिवाद दिखाई देता है। जैसे सबसे ऊपर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मानते हैं, उनकी रक्षा के लिए ही वे कहते हैं कि सरकार का निर्माण हुआ है। सरकार से ऊपर वे व्यक्तियों के समुदाय को मानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा था कि उनके किन किन विचारों में हमें व्यक्तिवाद की झलक दिखाई देती है। ऐसे पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हम इस चैप्टर का आखिरी भाग कि ये सब कुछ हमने देख लिया, हमने लॉक के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे जो इनकी थिंकिंग थी इसमें इनके विचारों में विरोधाभास कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ इनके विचारों में विसंगतियाँ या फिर विसंगतियाँ कह लो कि मतलब एक विचार दूसरे विचार से अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर मेल नहीं खा रहा। कहीं तो जैसे मानव को ऊपर बता रहे हैं, कहीं समुदाय को। तो इस प्रकार ऐसे कौन से उनके विचार हैं जिनमें आपस में विरोधाभास पाया जाता है, जो बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं है कि यहाँ तो कुछ और कह दिया, वहाँ कुछ और कह दिया, तो कोई लॉजिकल उनके सीक्वेंस नहीं है। तो इस प्रकार आज हम देखेंगे लास्ट भाग में लॉक के जॉन लॉक आज लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनके विचारों में विसंगतियाँ हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। लॉक के विचार एक और अनुभववाद से प्रभावित हैं तो दूसरी तरफ मध्यकालिक विचारक रिचर्ड हुकर का उस पर अमिट प्रभाव है। वास्तव में लॉक के विचारों में होब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है। यानी एक तरफ वो अनुभववाद से प्रेरित है, दूसरी तरफ मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर का उन पर अमिट प्रभाव है। जैसे उन्होंने 4 स्तरों पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की थी। लॉक ने कहा था कि सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। तो सरकार में उन्होंने विधायिका को सर्वोच्च बताया। फिर सरकार में तो विधायिका, और सरकार से सर्वोच्च उन्होंने किसको बताया है? समुदाय को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सरकार से ऊपर उन्होंने समुदाय को रखा है। तीसरा, समुदायों का भी मूल उद्देश्य क्या बताया था उन्होंने? प्राकृतिक व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना।
जिसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा ना कर पाए, विफल रहे, तो समुदाय क्रांति कर सरकार को हटा सकता है। तो समुदाय का भी मेन एम इन्होंने क्या बताया है, उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। चौथा, प्राकृतिक अधिकारों से भी महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है प्राकृतिक विधि, यानी प्राकृतिक नियम, क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार है प्राकृतिक विधि से ही, प्राकृतिक नियमों से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इस कारण ये दुविधा उत्पन्न होती है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड देने का अधिकार। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है। तो ये इनसे क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो उन्होंने समुदाय को सर्वोच्च रखा है, सरकार से भी ऊपर, लेकिन ये बात करते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना ही समुदाय का लक्ष्य है। और एक तरफ कहते हैं कि समुदाय दंड दे सकता है, सरकार को अपदस्थ कर सकता है अगर सरकार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो। तो ये दुविधा उत्पन्न होती है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राकृतिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है कि समुदाय के दंड देने का अधिकार की व्यक्ति अधिक इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इनके विचारों में विसंगति हमें देखने को मिलती है। दूसरा, लोग भी होब्स के समान मानव के एक पक्ष को प्रधानता देते हैं। होब्स ने, ये दोनों ने एक पक्ष को प्रधानता दी है। होब्स ने किसको दी है, मानव के बुरे पक्ष को, और लॉक ने मानव के अच्छे पक्ष को। होब्स ने मानव के बुरे पक्ष को देखा तो लॉक ने मनुष्य में केवल अच्छाइयों को देखा, जबकि वास्तव में क्या होता है, व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों व्यक्ति में पाई जाती हैं, दोनों ही मानव स्वभाव के अंग हैं, व्यक्ति दोनों का मिश्रण होता है। इन्होंने दोनों ने व्यक्ति के सिर्फ एक पक्ष को ही देखा। तीसरा, लोक द्वारा प्राकृतिक अवस्था में प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी स्वीकार योग्य नहीं है। स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर लोक ने इतना बल दिया है कि निरपेक्ष और सरकार द्वारा ये अनुल्लंघनीय है, लेकिन अधिकारों की निरपेक्षता की धारणा को मान्यता नहीं दी जा सकती। कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है प्राकृतिक अधिकारों पर। उन्होंने कहा है कि ये हमें प्रकृति से मिले हैं। तो क्या प्रूफ है कि ये हमें प्रकृति से मिले हैं? ये इन पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा धारणा स्वीकार करने योग्य नहीं है। कहीं लिखा हुआ नहीं था प्रकृति में कि ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं, और इन पर इतना अधिक बल दिया है कि सरकार है वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इतना ज़्यादा बल देना, सरकार को इसके अंडर रखना, तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक अधिकारों का फ़ायदा उठा के कोई व्यक्ति अनुचित कार्य भी कर सकता है। तो इसमें इनको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। क्रांति के संबंध में भी लोक के विचारों में विरोधाभास है। वह कहता है कि यदि सरकार जनहित में कार्य नहीं करती तो उसे जनता के द्वारा क्रांति करके हटाया जा सकता है। साथ ही वह जनता को ही सरकार के कार्यों की जांच करने का अधिकार दे देता है, जिस कारण जनता को क्रांति या विद्रोह का अधिकार मिल जाता है और सरकार के पास उसकी रक्षा करने के लिए कोई साधन नहीं बचता। इन्होंने क्या कहा कि सरकार है, अगर वो जनहित में कार्य नहीं कर रही तो उस जनता का कर्तव्य है उसे हटा दे, और जनता को इन्होंने अधिकार दे दिया कि वो सरकार की जांच करे। तो इससे क्या हो गया कि सरकार के पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई साधन बचा ही नहीं। जनता ही तो उसकी चेकिंग करेगी कि वो अपने जो कार्य हैं वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और जनता को ही उन्हें अपदस्थ करने का अधिकार है। यानी सारी शक्तियाँ उन्होंने जनता को दे दी, सरकार के पास खुद की रक्षा के लिए कोई साधन इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये भी एक विसंगति इनके विचारों में पाई जाती है। लोक के संपत्ति संबंधी विचार भी असंगतिपूर्ण है। वह कहते हैं कि राजनीतिक समाज का निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। जैसे उन्होंने बल दिया था ना कि प्राकृतिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण 3 हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का व संपत्ति का। तो इन्होंने कहा था कि समाज का निर्माण है इन अधिकारों की रक्षा के लिए, जो कि संपत्ति है भी एक अधिकार है, तो उनकी रक्षा के लिए हुआ है। परंतु जिस प्रकार से वह श्रम के मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उससे व्यक्तियों को असीमित संपत्ति अर्जित करने की छूट मिल गई है, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न माना गया है। इस धारणा से व्यवहारिक रूप में जमींदारी व पूंजीवाद का जन्म हुआ, और इसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे के शोषण का अधिकार भी मिल जाता है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया, जैसे एक ज़मीन है, अगर ये ज़मीन, ये किसने प्रदान की है ज़मीन? प्रकृति ने। अगर किसी मनुष्य ने यहाँ अपना श्रम मिला दिया, तो इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उसमें अगर मनुष्य अपना श्रम मिला रहा है, जैसे उसने बीज बो दिए, यहाँ फसलें उगा दी, तो उस श्रम से जो भी उसको फल मिलेगा,
जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो सारा का सारा मनुष्य का होगा। तो इस कारण इन्होंने क्या किया है कि ज़मींदारी व पूंजीवाद का जन्म का रास्ता इन्होंने खोला व्यवहारिक रूप में, क्योंकि ज़मींदार होते हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, तो वहाँ जो पैदावार होती है तो वो उनकी मानी जाएगी। तो लोग ज़मीन रोकना शुरू कर देंगे और ज़मीन रोक कर कहेंगे कि अगर प्रकृति के इस टुकड़े पर मैंने अपना श्रम मिला दिया तो ये मेरा हो गया। तो इससे बलशाली जो लोग हैं, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो गरीबों को आगे बढ़ने कभी नहीं देंगे। तो इससे क्या है, शोषण का रास्ता खुल जाता है कि प्रकृति पर बलशाली लोग हैं, पावरफुल, उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया प्रकृति की वस्तुओं पर, उसमें अपना श्रम मिला दिया, तो वो सारी का सारा जो प्रॉफिट है वो उनका हो गया। तो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, शोषण का बढ़ावा मिलता है, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये एक विसंगति उनके थिंकिंग में पाई जाती है। लोग के विचारों से ऐसा लगता है कि राजसत्ता व्यक्तियों तथा राजा में बटी हुई है और दोनों ही उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती। राजसत्ता का उपयोग एक ही आदमी कर सकता है। अगला, लोग के विचारों की एक असंगति यह है कि वह राज्य और समाज के बीच अंतर करने में असमर्थ है तथा तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण भी वे नहीं कर पाए हैं। संप्रभुता राज्य के सामूहिक अधिकार संबंधी धारणा अस्पष्ट है। उन्होंने संप्रभुता का कहीं भी स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया है। राज्य के सामूहिक अधिकार संबंधी धारणा भी उन्होंने नहीं दी है। इसके अलावा व्यक्तियों को जो अधिकार दिया गया है उसकी प्रक्रिया अत्यंत ही अस्पष्ट और जटिल है। जैसे उन्होंने विद्रोह का अधिकार दिया है, उसमें भी उन्होंने अल्पमत को अधिकार नहीं दिया, बहुमत का अधिकार दिया है। तो जो विरोध का अधिकार है तो वो भी अस्पष्ट है। परंतु इन असंगतियों के बावजूद लोग के विचारों का बहुत महत्व है। फ्रांस, इतनी सारी असंगतियाँ मौजूद होने के बावजूद भी महत्व है, क्योंकि हमने देखा उनके विचारों का जो प्रभाव है वो फ्रांस और अमेरिका की क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अमान्य किया जा चुका है, लेकिन यह सिद्धांत लोग की महत्वपूर्ण देन है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा यह राज्य का कार्य है मौलिक अधिकार के रूप में। यह वर्तमान प्रजातंत्र और उदारवाद की आधारशिला है। आज हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में भी यही कहा जाता है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, जो कि जैसे इंडिया में है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के रूप में, तो राज्य है व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तो जो उनके विचार थे वो आज मौलिक अधिकारों के रूप में प्रजातंत्र और उदारवाद में अपनाए जा चुके हैं। उसका सीमित या संवैधानिक शासन तथा धार्मिक सहिष्णुता का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक सहिष्णुता का विचार उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, उसको राज्य के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, राज्य को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत है, वो पर्सनल मैटर है, व्यक्ति जो चाहे जैसे चाहे अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सीमित या संवैधानिक शासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असीमित शासन होता है तो स्वेच्छाचारी हो जाता है, तानाशाही हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने सीमित और संवैधानिक शासन की बात की थी, वो भी एक उनके विचारों की महत्वपूर्ण देन है। और उदारवाद में उनके विचार हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। तो हमने देखा कि लोग के विचारों में काफ़ी असंगतियाँ होने के बावजूद भी उनके विचार हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपका लोक चैप्टर ख़त्म होता है।